वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल इंजीनियर 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हम आपको पूर्व प्रबलन के बारे में बता रहे थे। पूर्व प्रबलन तो टॉपिक में दे रखा है कि पूर्व प्रबलन के लिए प्रयुक्त निकाय। तो कंक्रीट में पूर्व संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीके। अगर हमें कंक्रीट में पूर्व यानी कि प्री कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न करने के लिए यूज किए जाने वाले विभिन्न तरीके। नंबर 1, स्ट्रक्चर अवयव में कंप्रेसिव फोर्स उत्पन्न करने के लिए फ्लैट जैक का यूज किया जाता है। देखिए, कंप्रेसिव बल उत्पन्न करने के लिए फ्लैट जैक का यूज किया जाता है। नंबर 2, परिधीय तारों द्वारा बेलनाकार अवयव में हूप संपीड़न। नंबर 3, कंक्रीट में दबे हुए या अथवा डक्ट में लगे स्टील तारों में तनाव बल द्वारा पूर्व प्रतिबलन। कंक्रीट में दबे हुए संरचनात्मक इस्पात के विक्षेपित खंडों द्वारा कंक्रीट के कठोर होने पर। नंबर 5, फैलने वाली सीमेंट के प्रयोग द्वारा कंक्रीट तथा इस्पात में सीमित संपीड़न तथा तनन प्रतिबल उत्पन्न करना। उपरोक्त तरीकों में से इस्पात के अनुदैर्ध्य तारों में तनाव बल द्वारा पूर्व प्रतिबलन की विधि सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि पूर्व प्रतिबलन के लिए कुछ निकाय हैं। 5 तरीके: संरचनात्मक अवयव कंप्रेशन बल द्वारा उत्पन्न, परिधीय तारों द्वारा बेलनाकार अवयव में हूप संपीड़न, कंक्रीट में दबे हुए डक्ट में लगे स्टील तारों में तनाव बल द्वारा पूर्व प्रतिबलन, कंक्रीट में दबे हुए स्ट्रक्चर इस्पात के विक्षेपित खंडों द्वारा कंक्रीट के कठोर होने पर, और नंबर 5, फैलने वाली सीमेंट के प्रयोग द्वारा कंक्रीट तथा इस्पात में सीमित संपीड़न तथा तनन प्रतिबल उत्पन्न करना। ये पांचों के 5 पार्ट पूर्व प्रतिबलन के लिए उपयुक्त होते हैं। नंबर आता है 3rd, तनन युक्तियाँ। तनन युक्तियाँ मतलब टेंसाइल डिवाइस। तनन कौन कौन पैदा कर सकता है? इस्पात में तनाव उत्पन्न करने के लिए यूज की जाने वाली युक्तियों को निम्नलिखित प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस्पात यानी कि स्टील, जब हम स्टील के अंदर हमें तनाव पैदा करना, तो सबसे नंबर फर्स्ट आती है यांत्रिक विधि यानी कि मैकेनिकल डिवाइस। नंबर 2, द्रवीय युक्तियाँ। द्रवीय मतलब जो हाइड्रोलिक्स डिवाइस होती है। नंबर 3, विद्युत डिवाइस। और नंबर 4, रासायनिक युक्ति। रासायनिक मीन्स केमिकल डिवाइस। तो यांत्रिक विधियाँ यहाँ पे क्या रखा था इन्होंने? यांत्रिक विधियाँ, द्रवीय विधियाँ और विद्युतीय युक्तियाँ, रासायनिक युक्तियाँ। नंबर फर्स्ट आता है मैकेनिकल। यांत्रिक युक्तियों में लीवर संचरण के साथ तथा अथवा लीवर संचरण के बिना भारों का प्रयोग, पुली ब्लॉक के साथ, गियर संचारण, गियर ड्राइव अथवा गियर ड्राइव रहित स्क्रू जैक और बार वाइंडिंग मशीन आदि का प्रयोग किया जाता है। इन
युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः कारखानों में बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए किया जाता है। अधिक प्रतिबल बल उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोलिक जैक का यूज सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है। फ्रेजिनेट, मैग्नल, गिलफोर्ड, उद्दाल और लियोनहार्ड 5 से 100 टन तक के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूज़ तक के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ पेटेंट जैक निकाय हैं। विद्युत युक्ति में कंक्रीट की ढलाई से पहले विद्युत प्रवाह द्वारा पूर्व प्रतिबलन इस्पात का तापमान बढ़ाया जा जाता है, जिसके कारण तारों में प्रसार होता है। इसके पश्चात उनको एंकर कर दिया जाता है। कंक्रीट कठोर होने के पश्चात एंकर हटाने पर तार सिकुड़ने के प्रयास में पूर्व प्रतिबलन बल उत्पन्न करता है। रासायनिक विधि में फैलने वाली सीमेंट का यूज किया जाता है। तो रासायनिक जो में अगर हम तरह रासायनिक विधि में फैलने वाली सीमेंट का यूज किया जाता है। विद्युत में ढलाई से पहले विद्युत प्रवाह द्वारा पूर्व प्रतिबल इस्पात का तापमान बढ़ाया जाता है, जिसके कारण तारों में प्रसार होता है और उसके पश्चात एंकर कर दिया जाता है। तो ये तरंग डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस, द्रव्य युक्तियाँ, विद्युत युक्तियाँ और रासायनिक। अब आता है पूर्व तनन प्रतिबल निकाय। पूर्व तनन प्रतिबल निकाय। पूर्व तनन प्रतिबलन विधि में टेंडेंस को पूर्व तनन प्रतिबल विधि में टेंडेंस को दृढ़ एंकरों के बीच तनाव बल लगाकर खींचा जाता है। इसके पश्चात प्रतिबल टेंडेंस के चारों तरफ ऐच्छिक आकार में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की ढलाई की जाती है। कंक्रीट द्वारा पर्याप्त सामर्थ्य करने के पश्चात जैक को हटा दिया जाता है और जैक हटाने पर खींचा हुआ तार अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। मगर कंक्रीट में जकड़े होने के कारण तार कंक्रीट में कंप्रेसिव प्रतिबल उत्पन्न करता है। तो जब हम किसी भी यहाँ पे क्या है, हमने जैक लगाया और जैक के साथ में हमने ये टेंडन वायर को हमने खींचा, इधर से भी खींचा एंकरेज लगाकर, इस साइड में भी खींचा, इस साइड में भी। जब हम खींचते हैं और इसमें हमने क्या करा, एक बीम में डाला, लिखा है उन्होंने कि पूर्व तनन प्रतिबल में जो टेंडन वायर को एक एंकरों के बीच तनाव पर लगाया जाता है। एंकरों के बीच क्या हमने तनाव पर लगा दिया यहाँ पे, और इसके पश्चात प्रतिबल टेंडेंस के चारों तरफ एक छिक आकार में उस समर्थन की ढलाई की जाती है। अब यहाँ पे जो ये डाल रखी है कंक्रीट डाल रखी है, ये कंक्रीट उन्होंने डाल दी है, कंक्रीट डाल दिए और ये यहाँ इसी के अंदर हमारी एक वायर निकल रही है, ये मैंने बाहर ली है। कंक्रीट द्वारा पर्याप्त सामर्थ्य प्राप्त करने के पश्चात जैक को हटाया जाता है। जैसे ही कंक्रीट हमारी
अब ये कंक्रीट हमारी क्या हुई, सेट हो गई। जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जैक को हटा लेते हैं। जैक को हटा लिया जाता है और अपनी प्राथमिक अवस्था प्राप्त करने के लिए, परंतु कंक्रीट में जकड़े होने का तार कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न करता है, कंप्रेसिव प्रतिबल उत्पन्न करता है, और जिससे ये अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आता। तो ये हमारा एक टेंडन वायर है। तो ढलाई तल, सीधी टेंडेन, और यहाँ पे क्या हमारी परिवर्तित उत्केंद्रा टेंडेन। तो टेंडन वायर से उसको खींचने के बाद जब उस पर हम सीमेंट कंक्रीट डाल देते हैं तो उसके बाद हमारी जो टेंडन वायर है वो संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न करती है और हमारा पूर्णतरण प्रतिबल का मेंबर एक बन जाता है। यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे कि आप देखें, बीम बीम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये जैक लगाया। जैक लगाने के बाद में इधर से इन्होंने टेंडन वायर को खींचा, ये टेंडन वायर खींचा। उसके बाद में हमने इस पर सीमेंट कंक्रीट की कास्टिंग कर दी है, जिससे कि यह बृहद स्तर पर उत्पादन के लिए कारखानों में होयर द्वारा विकसित लॉन्ग लाइन प्रक्रिया का यूज किया जाता है। और इस विधि की में टेंडेंट को कई सौ मीटर दूर स्थित बल्क हेड के बीच जैक द्वारा खींचकर एंकर कर जाता है। इसके पश्चात एक जैसी कई इकाइयों की ढलाई की जाती है। तो यहाँ पे जो टेंडन वायर है और ये जब सीमेंट कंक्रीट का हम ब्लॉक बनाते हैं तो वो फिर उसको जकड़ लेता है और उसके बाद अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर लेता है। 18 mm व्यास के स्ट्रैंड तथा 7 mm व्यास के तार को 18, इन्होंने बोला 18 mm व्यास के स्ट्रैंड एंड 7 mm व्यास के तार को संतोषजनक ढंग से एंकर किया जा सकता है और तारों को बांट कर तथा उन पर असमान उभार बनाकर अभिलोक को बढ़ाया जा सकता है। अगर यदि 7 mm व्यास से अधिक व्यास के एक तार का यूज करना हो तो सहायक एंकरिंग युक्तियों की आवश्यकता होती है। बेनबर्ग क्लिप और डोरलैंड क्लिप सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली सहायक युक्तियाँ। एक तो लगाते हैं यहाँ पे बेनबर्ग क्लिप और दूसरी होती है डोरलैंड क्लिप। पश्चतनन का सिद्धांत। पश्चतनन प्रक्रिया में पूर्व प्रतिबलन करने से पहले कंक्रीट की ढलाई की जाती है। ढलाई करते समय कंक्रीट में टेंडेंस लगाने के लिए बाहिनी तथा खांचे बना दिए जाते हैं। कंक्रीट द्वारा पर्याप्त स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेने के पश्चात बाहिनी या खांचों में टेंडेंस डालकर उसे जैक द्वारा तनित किया जाता है। टेंडेंस में आवश्यक तनाव बल उत्पन्न करने के पश्चात टेंडन को बेस अथवा नट द्वारा एंकर किया जाता है। कंक्रीट पर प्रतिबलन बल एंकरेज द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। टेंडेन तथा बाहिनी के बीच के रिक्त स्थान को तनन प्रक्रिया के पश्चात ग्राउंडिंग द्वारा भर दिया जाता है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिबलन निकायों में टेंडेन की एंकरिंग निम्नलिखित सिद्धांतों का यूज किया जाता है। नंबर 1, तारों पर बेज एक्शन द्वारा घर्षण पकड़। नंबर 2, सिरों पर रिवेट तथा बोल्ट के प्रयोग द्वारा दृढ़ कंक्रीट के चारों तरफ को लपेटना। कंक्रीट को चारों तरफ लपेटना। तो कंक्रीट को हम चारों तरफ लपेटने मतलब ये जब हम कंक्रीटिंग कर देंगे पूरे उसमें तो उसको लपेटना ही कहते हैं। और कंक्रीट जैसे ही अपनी स्ट्रेंथ पकड़ेगी तो जो भी आपने उसके अंदर मटेरियल डाल रखा है उससे वो अपना पूरा स्ट्रेंथ
पकड़ लेता है। अब आता है पश्चतनन एंकरेज। पश्चतनन एंकरेज, तो पश्चतनन एंकरेज में क्या है ये और समझना है कि पश्चतनन एंकरेज तो वर्ष 1939 में फ्रेजिनेंट पश्चतनन निकाय के विकास ने इस क्षेत्र में नए पश्चतनन निकाय के विकास को आज विश्व में लगभग 64 वर्ष पश्चतनन निकाय का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत पहले की बात है, कह रहे हैं कि 64 सालों से पश्चतनन का हम विकास कर रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध पश्चतनन निकायों के वर्णन दे रखे हैं। फ्रेजिनेट, तो यहाँ पे ये पुराने हैं फ्रेजिनेट पश्चतनन निकाय। इसका यूज़ यूरोप तथा भारत में बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और इस निकाय में एंकरेज के लिए बेलनाकार एंकर का यूज़ किया जाता है। एंकरेज जो होता है उस एंकरेज में बेलनाकार एंकर का यूज़ किया जाता है और यह अंदर से शंक्वाकार होता है, जिससे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तार गुजरते हैं और तारों को शंक्वाकार प्लग द्वारा बेलन की अंदरूनी दीवारों के साथ जकड़ दिया जाता है। और इस सिस्टम का मुख्य लाभ ये है कि इसमें डबल एक्टिंग जैक द्वारा कई तारों को एक साथ ताना जा सकता है। इसकी फिगर दिखा रखी है, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये हाई तनन सामर्थ्य का तार निकाला है उन्होंने यहाँ पे। ये वाहिका है, ये इस्पात सर्विकल मादा शंकु, फेजी नेट एंकरेज, नालीदार नर शंकु, उच्च तनन सामर्थ्य तार। तो इसमें बहुत सारे उच्च तनन सामर्थ्य तार हमने लगाए और यहाँ से जब हमने इसको बेलित किया तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का तार निकलेगा। जैसे इन्होंने यहाँ बताया था अभी कि यह डिफाइन क्या है फ्रेजिनेट पश्चतनन निकाय में कि इसका यूज़ यूरोप भारत में सबसे बड़े पैमाने पर होता है और इस निकाय में एंकरेज के लिए बेलनाकार एंकर का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास बेलनाकार एंकर का यूज़ किया जाता है और यह अंदर से शंक्वाकार होता है, जिससे हाई तनन सामर्थ्य तार गुजारते हैं और तारों को शंक्वाकार प्लग और बेलन के अंदरूनी दीवारों के साथ जकड़ ले जाता है। और इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि इसमें डबल एक्टिंग जैक द्वारा कई तारों को एक साथ ताना जा सकता है। तो यहाँ बहुत सारे तार हमने यहाँ ले रखे हैं, उन बहुत सारे तारों को हम एक साथ में निकाल सकते हैं। अब आता है गिलफोर्ड उद्दाल निकाय। गिलफोर्ड क्या है ये? इसका विकास यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो ये तो एक इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि इसका विकास यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इस पद्धति में एंकरिंग रिंग के लिए इस्पात के सिल्ट शंकु तथा बेलनाकार फीमेल शंकु का यूज़ किया जाता है। बेलनाकार शंकु से इस्पात की धारण प्लेटों से होकर उच्च तनन सामर्थ्य तार गुजरते हैं, जिसको बेलनाकार ग्रिप में स्लीप बेस द्वारा एंकर किया जाता है। अब यहाँ पे फिगर दिखा रखी है, चाहो तो आप इस फिगर को नोट भी कर सकते हो और इस फिगर के ज़रिए आप इसको बहुत सही तरीके से समझ भी सकते हो। तो यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने ये फिगर, अगर आप देखें कि बियरिंग प्लेट नीचे वाली है, हाई तनन सामर्थ्य तार यहाँ से गुजर का आएगा 21 mm और ये हमारे पास 25 mm की दूरी पे एक शंक्वाकार पार्ट है,
ये मादा शंकु है, स्प्लिट शंकु है। तो यूनाइटेड किंगडम में इस पद्धति में एंकरिंग के लिए इस्पात की स्प्लिट शंकु तथा बेलनाकार फीमेल शंकु का यूज किया जाता है, और बेलनाकार शंकु में इस्पात की धारण प्लेटों से होकर हाई तनन सामर्थ्याल गुजरते हैं, जिसको बेलनाकार ग्रिप में स्लीव बेस द्वारा एंकर किया जाता है। ली मेकाल निकाय, ली मेकाल सिस्टम, इस सिस्टम में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की 12 से 40 mm व्यास तक की छड़ों का यूज किया जाता है। ली मेकाल सिस्टम में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की 12 से 40 mm व्यास की छड़ों का यूज किया जाता है, और इन छड़ों के अंत में चूड़ियाँ बनी होती हैं। छड़ों को तानने के पश्चात एंड प्लेटों को लगाकर स्क्रू तथा बासर के साथ एंकर किया जाता है। इस निकाय में पूर्व प्रतिबलन बल धार द्वारा ट्रांसमिट होता है। इस सिस्टम में एंकरेज स्लिप द्वारा पूर्व प्रतिबलन नहीं होती है, मगर इसमें वक्राकार टेंडन का यूज नहीं किया जाता है। तो ये जो हमारी इसके अंदर एक नट की तरह थ्रेडिंग दिखा रखी है, तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये इनकी समर्थ 12 से 40 mm की होती है। 40 से 12 mm का इनका व्यास होता है। 40 mm का या 12 mm का इसका व्यास होता है, जो हमारी टेंडन वायर होती है। मैग्नल ब्लाटन निकाय यानी कि मैग्नल ब्लाटन सिस्टम, इस सिस्टम में धातु की सैंडविच प्लेटें, चपटे बेस तथा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटों का यूज़ किया जाता है। प्रत्येक सैंडविच प्लेट तारों के 4 जोड़ों के लिए यूज़ की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट ऐच्छिक स्थान पर लगाई जा सकती है। मैग्नल केबल में तारों की संख्या 2 से 64 तक होती है। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वायर है, सैंडविच प्लेट और इस्पात की वायर। तो ये यहाँ पे सैंडविच का मतलब ये कि बहुत सारी वायर को हम आपस में कंपैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने आपको बताया, यहाँ से ये पार्ट शुरू हुआ था कि जो पश्चतनन एंकरेज के लिए हम किस किस तरीके से वायर्स को लगाते हैं। पश्चतनन का सिद्धांत क्या है? तारों का बेज एक्शन द्वारा घर्षण पकड़, सिरों पर रिवेट बोल्ट के द्वारा पकड़, कंक्रीट के चारों तरफ को लपेटना, ये पश्चतनन है। और जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा कि पूर्व तनन प्रतिबल निकाय में हम क्या करते हैं, एक स्टील वायर को के दोनों एंड को हम खींचकर तब उस पर कंक्रीटिंग करते हैं, और जैसे ही कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ पकड़ती है, तो पकड़ने के बाद हम जो पकड़ थी उसको हटा देते हैं, तो हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है, मेंबर बना हुआ है, वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। तो तनन युक्तियाँ हमारी कौन कौन सी थी? मैकेनिकल, द्रवीय, विद्युतीय और रासायनिक। तो इस आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, और अभी मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द आपके पास PDF के रूप में भी और लेक्चर के रूप में भी भेजने वाला हूँ, क्योंकि बार बार इसी चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो हमें बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो BT बोर्ड का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस पर पकड़ करते हुए ही हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखना है। तो तभी हम तो बेहतर होगा कि सबसे पहले हम बुक को पूरा पढ़ें और उसके बाद में ही हम उसके ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आए। थैंक यू।